हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिस सीरीज के अंदर मैं खुद के लिए जो कंपनी रिसर्च कर रहा हूं, उस कंपनी के अंदर जो बेस्ट कंपनीज होगा उसका फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस मैं आप लोगों को एक वीडियो के दौरान प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में मैंने जो कंपनी सिलेक्ट किया है वो है टाटा एल्क्सआई। टाटा एल्क्सआई कंपनी का जो फंडामेंटल है, सेक्टरल एनालिसिस है, टेक्निकल, ग्लोबल यानी जो इकोनॉमिक आउटलुक है, वो इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं वीडियो को दो पार्ट में बना रहा हूं। फर्स्ट पार्ट में आएगा फंडामेंटल एंड सेक्टरल एनालिसिस और सेकंड पार्ट में आएगा टेक्निकल एंड ग्लोबल एनालिसिस। फर्स्ट पार्ट के आखिर में मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं सेकंड पार्ट के आने से पहले। और नेक्स्ट जो पार्ट है, उस पार्ट के आखिर में मैं उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कौन से ब्रोकर के थ्रू मैं इन्वेस्ट करता हूं या कौन से ब्रोकर के थ्रू मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूं, और अगर आप उस ब्रोकर के अंदर एक अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो फ्री में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है और ये आप इस यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी का एक पार्ट बन सकते हैं। तो इस वीडियो में जो फंडामेंटल एनालिसिस मैं करूंगा वो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को मेरा जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके दौरान मैं लेके जाऊंगा। टोटल 65 के ऊपर सिलेक्शन प्रोसेस में क्वेश्चंस है, उसके अंदर 25 क्वेश्चंस एक कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग 25 क्वेश्चंस का आंसर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, अगर वो पॉजिटिव निकलता है तो यहाँ पे हम लोग टिक करेंगे। अगर नेगेटिव निकलता है यानी हम उसके बारे में नहीं जानते हैं या वो नेगेटिव आउटलुक है तो हम यहाँ पे टिक नहीं करेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कैटेगरी ऑफ द कंपनी। तो कंपनी का जो कैटेगरी है, कंपनी एक B2B मॉडल फॉलो करता है यानी बिजनेस टू बिजनेस, और कंपनी एक ग्रोथ कंपनी है, तो यहाँ पे हम लोग टिक कर देंगे। सेकंड है इज स्वॉट एनालिसिस इज पॉजिटिव। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम लोग चले जाएंगे कंपनी के स्वॉट एनालिसिस में। तो आप अभी कहेंगे कि कंपनी क्या करता है, तो जब भी आप स्वॉट एनालिसिस करेंगे एक कंपनी का तो तब आपको सारा क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो कंपनी बहुत सारे सेक्टर में अपना जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड करता है, जैसे कि ऑटोमोटिव, ब्रॉडकास्टिंग एंड मीडिया, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, होम अप्लायंसेस, ऑफ हाईवे इक्विपमेंट, रेल, सेमीकंडक्टर। और सिर्फ एक कंपनी अपना सॉफ्टवेयर नहीं बनाता है, कंपनी अपना डिजाइन बनाता है, कंपनी दूसरे कंपनी के लिए प्रोटोटाइप बनाता है, उसका जो टेस्टिंग है, प्रोडक्ट लॉन्चिंग में हेल्प करता है। आप tataelxi.com के वेबसाइट में जाके इस कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं और भी। तो कंपनी का स्वॉट एनालिसिस हम लोगों को क्या कह रहा है, कंपनी के स्वॉट एनालिसिस में फर्स्ट आता है आपका एस यानी स्ट्रेंथ। तो कंपनी का स्ट्रेंथ है, कंपनी ने AR V2X फील्ड में एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, जिस सॉफ्टवेयर के दौरान कंपनी अपना जो टेस्ट है वो कर सकता है एफिशिएंटली। यानी मान लीजिए एक कंपनी अगर ऑटोमोटिव सेक्टर में अपना टेस्ट करने जाए तो बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स को एक साथ रखने के बाद उसका टेस्ट किया जाता है, मगर इस सॉफ्टवेयर के दौरान कंपनी अगर चाहे तो एक ही गाड़ी को फील्ड में लगा के बाकी सारे गाड़ी को ऑगमेंटेड रियलिटी के दौरान क्रिएट करके वो अपना टेस्ट कंप्लीट कर सकता है। तो एक कंपनी के लिए स्ट्रेंथ है और एक कंपिटिटिव एडवांटेज भी है। ऐसा सॉफ्टवेयर इस फील्ड में शायद किसी और के पास होगा। नेक्स्ट है टाटा ग्रुप का ये कंपनी है, इसलिए कंपनी का जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट है वो टाटा ग्रुप के कंपनी से ही कंपनी को मिल जाता है। कंपनी ने ऑटोसार सॉफ्टवेयर में अपना लाइसेंस क्रिएट कर लिया है, यानी इस लाइसेंस के दौरान और भी दूसरे जो ऑटोमोबाइल्स कंपनी है वहां पे अपना सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर सकता है और भी एफिशिएंटली। फोर्थ जो इसका स्ट्रेंथ है वो है ये कंपनी गूगल वाइड वाइन सर्टिफाइड है, यानी ये कंपनी अपना जो प्रोटेक्शन यानी ब्रॉडकास्टिंग फील्ड में जो कंटेंट प्रोटेक्शन है उसका एक लाइसेंस इस कंपनी के पास है, जिसके दौरान कंपनी का एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी हो जाता है और ये एक कंपनी के लिए स्ट्रेंथ भी होता है, जो ब्रॉडकास्टिंग फील्ड में इस कंपनी के पास नया प्रोजेक्ट लाने के लिए हेल्प करेगा। फिफ्थ, ये कंपनी बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, यानी आप वीडियो के पहले ही देख चुके हैं, कंपनी ने बहुत सारे फील्ड में अपना सॉफ्टवेयर जो सर्विस है वो प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए कंपनी बहुत सारे फील्ड में होने के कारण से, जिसकी वजह से अगर एक सेक्टर का इकोनॉमिक आउटलुक खराब भी हो जाता है तो दूसरा सेक्टर इस कंपनी के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर सकता है। जब भी आप किसी भी कंपनी का स्वॉट एनालिसिस करने जाएंगे तो तब आप ये जरूर ध्यान रखिए स्वॉट एनालिसिस के अंदर आपका एस यानी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज ओ ज्यादा होना चाहिए और वीकनेस एंड थ्रेट कम से कम होना चाहिए, तो ही वो कंपनी फ्यूचर के लिए सस्टेनेबल है और वो कंपनी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन का
पॉसिबिलिटी है, राइट। तो कंपनी का वीकनेस क्या है? कंपनी का वीकनेस है कंपनी लगातार 2-3 सालों में आरओई और आरओसी कंपनी का घट रहा है, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का घट रहा है। अगर आप आरओई आरओसी के बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी। तो इस कंपनी का अपॉर्चुनिटी क्या है? कंपनी जो V2X फील्ड में काम कर रहा है, इस फील्ड में 2023 तक $4 बिलियन का जो मार्केट है वो प्रोजेक्शन किया गया है, जो 2018 टू 2024 तक लगातार 17.5% से कंपाउंडिंग ग्रोथ दिखा रहा है। उसके बाद कंपनी जो हेल्थ केयर सेक्टर में अपना सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसका जो मार्केट वैल्यू प्रोजेक्शन है वो 2024 तक $390.7 बिलियन का मार्केट हो जाएगा, जो 2019 में था $187.6 बिलियन का, जो CAGR 15.8% से लगातार कंपाउंडिंग ग्रोथ दिखा रहा है। कंपनी का ऑटोसाल लाइसेंस होने के कारण कंपनी ने, जो चाइना का सबसे बड़ा वर्ल्ड मोटर कंपनी है, जो चाइना का वन ऑफ द बिगेस्ट SUV एंड पिकअप मैन्युफैक्चरर भी है, उनके साथ कंपनी का एक डील साइन हुआ है, जिसके दौरान चाइना का जो ऑटोमेटिक बिग कार मार्केट है वो कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हेल्प करेगा फ्यूचर में। फोर्थ है, कंपनी ने ऑलरेडी टाटा मोटर्स के साथ अपना जो कोलैबोरेशन किया है, जिसके साथ मिलकर कंपनी IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा है, जिसके अंदर एक सॉफ्टवेयर के द्वारा कंपनी बहुत सारे इंटरनेट डिवाइसेस को कंट्रोल भी कर सकता है। जो फिफ्थ अपॉर्चुनिटीज है, कंपनी ने ऑलरेडी G5 और DSTV के साथ अपना पार्टनरशिप कर लिया है, जिसके द्वारा G5 में अपना जो प्रोटेक्टिव कंटेंट प्रोवाइडिंग सर्विस है, और DSTV के अंदर ऑर्बिट करके एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर UI यानी यूजर इंटरफेस क्रिएट करने का एक कॉन्ट्रैक्ट भी कंपनी को मिला हुआ है। कंपनी का जो मेन थ्रेड है, कंपनी का नॉन कोर इनकम ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था कंपनी के अंदर नॉन कोर इनकम बढ़ना एक नेगेटिव सिग्नल होता है, क्योंकि कंपनी का ये नॉन कोर इनकम कहां से आ रहा है, कंपनी इसका कोई डिटेल्स एनालिसिस हम लोगों को डायरेक्टली नहीं देता है। हो सकता है एक कंपनी का कोई एसेट बेच के, या कंपनी का ओवरसीज से कोई रेवेन्यू आ रहा है जो इस कंट्री में ट्रांसफर के टाइम पे करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से कुछ प्रॉफिट हो गया था। उसके बाद जो थ्रेड है, इस सेक्टर में यानी V2X सेक्टर में नए नए कंपनीज बहुत सारे आ रहे हैं, और ऑलरेडी कंपनी जो बहुत सारे सेक्टर में काम कर रहे हैं, यानी मेडिकल सेक्टर में और कार सेक्टर में, और भी बहुत सारे जो ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर और भी जो सेक्टर में कंपनी काम कर रहा है, उस सेक्टर में ऑलरेडी बहुत सारे कंपटीशन है और नए नए कंपनीज नए नए आइडिया के साथ इमर्ज हो रहा है। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो फ्यूचर में सस्टेन करवाने के लिए कंपनी को रोबस्ट प्लान बनाना पड़ेगा, कंपनी को अच्छे तरीके से अपना जो एग्जीक्यूशन प्लान है वो डिजाइन करना पड़ेगा। तो ये भी एक थ्रेड है कंपनी के लिए, नया नया स्ट्रॉन्ग कंपटीटर मार्केट में आ रहा है। थर्ड है जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है, यानी कंपनी का जो मैक्सिमम जगह से रेवेन्यू आ रहा है वहां पे अभी कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था, और दूसरे किसी प्रॉब्लम के दौरान कंपनी को बहुत सारे अभी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो ओवरऑल स्वॉट एनालिसिस है वो अच्छा है, यानी कंपनी के अंदर कंपनी का स्ट्रेंथ अच्छा है, कंपनी में अपॉर्चुनिटीज अच्छा है, कंपनी का वीकनेस भी कम है और थ्रेड्स भी बहुत ही कम है। उसके बाद है कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? यहाँ पे कंपनी ने एक AR V2X का सिस्टम रेडी किया है, जो कंपनी के इस ऑटोमोटिव सेक्टर में एक यूनिक चीज है। कंपनी में कोई भी पॉजिटिव डेवलपमेंट लाइक प्रोडक्ट न्यू लाइसेंस, कॉस्ट कट, प्रॉफिट इंक्रीज, तो कंपनी में बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ेस है, जैसे कि ब्रोकर ने अपग्रेड किया है इस कंपनी को, और कंपनी के अंदर न्यू प्रोडक्ट भी डेवलप हुआ है। कंपनी ने बहुत सारे सेक्टर में अपना जो न्यू बिजनेस है वो ओपन किया है। कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। कंपनी के अंदर बहुत सारे पेटेंट भी है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी कंपनी को एक ओके मिल जाता है। उसके बाद रेवेन्यू ग्रो क्वार्टर ऑन क्वार्टर मोर देन 20%। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 20% के ऊपर ग्रो नहीं कर रहा है। रेवेन्यू हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे देखिए, पिछले क्वार्टर यानी सितंबर में था 434.6 और इस क्वार्टर में दिसंबर क्वार्टर में है 492.2 करोड़, जो 20% के ऊपर नहीं है। यानी कंपनी का अभी जो करेंटली ग्रोथ रेट है वो है 13% प्लस। कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर कितना परसेंट ग्रो कर रहा है? तो कंपनी का अगर हम लोग ग्रोथ चेक करें तो आप मार्च 2020 में देख सकते हैं 1668.3 करोड़ और करेंटली टेलिंग 12 मंथ में 1793 करोड़। जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है वो करीबन 13% के ऊपर है। तो यहाँ पे भी 20% के ऊपर कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है, इसके लिए हम इसे ठीक नहीं करेंगे। उसके बाद है रेवेन्यू ग्रोइंग फ्रॉम कोर ऑपरेशन। कंपनी का कोर ऑपरेशन से रेवेन्यू अच्छे तरीके से जनरेट हो रहा है। उसके बाद है रेवेन्यू ग्रोइंग ह्यूज फ्रॉम नॉन कोर ऑपरेशन। तो हम लोग यहाँ पे अगर चेक करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है आप यहाँ पे देख सकते हैं, पिछले साल में था यानी 2019 में था 43.46 करोड़, करेंटली 2020 में है
58.41 करोड़। जो नॉन कोर इनकम है वो लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कंपनी को यहाँ पे एक नेगेटिव सिग्नल भी मिल जाता है। उसके बाद है ऑपरेटिंग प्रॉफिट गोइंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर मोर देन 20%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का है मोर देन 20%। आप यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मोर देन 20% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, राइट। तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। उसके बाद है अर्निंग के 20% के ऊपर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए अर्निंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर 20% के ऊपर ग्रो कर रहा है, जो पिछले क्वार्टर में था 78.9 करोड़ और करंट क्वार्टर में है यानी दिसंबर क्वार्टर में 105.2 करोड़। ईयर ऑन ईयर कंपनी का जो अर्निंग है क्या वो 20% के ऊपर ग्रो कर रहा है? चलिए एक बार चेक करके देख लेते हैं। अर्निंग ईयर ऑन ईयर कंपनी का 15.35% है, जो 20% के ऊपर नहीं है। उसके बाद है आरओई क्या इंक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट है? तो यहाँ पे मैंने पहले ही कहा था कंपनी का आरओई डिक्रीज हो रहा है और कंपनी का जो आरओसी है वो डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए एकदम ऊपर है आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे देखिए मार्च 2017 में था 40.69, उसके बाद मार्च 2020 में 24.09%, यानी लगातार ये घट रहा है। और आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी लगातार घट रहा है 2016 के बाद से। तो यहाँ पे भी हम लोगों को एक नेगेटिव सिग्नल मिल जाता है। उसके बाद है प्रोमोटर का क्या कोई शेयर प्लेज है या प्रोमोटर का शेयर प्रोमोटर ने अभी अनप्लेज किया है? तो प्रोमोटर होल्डिंग देखिए एकदम जीरो प्रोमोटर प्लेज है यहाँ पे। और उसके बाद है क्या एमएफ होल्डिंग यानी म्यूचुअल फंड जो एफआईआई डीआईआई है उन्होंने कोई भी शेयर खरीदा है? तो यहाँ पे एफआईआई डीआईआई ने लगातार अपना जो स्टेक है वो बढ़ाया है। यहाँ पे देखिए एमएफ होल्डिंग लगातार बढ़ रहा है मार्च 2020 से अभी दिसंबर क्वार्टर का मार्च 2020 तक लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर एमएफ जो है यानी म्यूचुअल फंड है वो इस कंपनी का शेयर खरीद रहा है। और जो एफआईआई है वो भी लगातार कंपनी का शेयर खरीद रहा है, जो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। उसके बाद कंपनी का क्या है ईपीएस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा है। तो कंपनी का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईपीएस है या आरपीएस है रेवेन्यू पर शेयर वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा है। उसके बाद कंपनी का क्या ईयर ऑन ईयर जो ईपीएस है या आरपीएस है वो बढ़ रहा है। तो कंपनी का जो ईपीएस है वो 2-3 सालों से लगातार बढ़ रहा है। हालांकि 2018 के बाद कंपनी का यहाँ पे ईपीएस कम दिखा रहा है क्योंकि कंपनी ने अपना जो शेयर है वो डाइल्यूट किया था। अगर मैं आप लोगों को बैलेंस शीट में लेके चला जाऊं तो बैलेंस शीट में देखिए 2017 में 31.14 करोड़ का सिर्फ शेयर कैपिटल था, उसके बाद ये पूरा डबल हो गया। और अगर हम लोग एडजस्ट कर दे टोटल शेयर को तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर कंपनी का जो ईपीएस है वो लगातार बढ़ रहा है। तो ये भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल हो जाता है। उसके बाद कंपनी का क्या कैश फ्लो पॉजिटिव है? तो कैश फ्लो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो लगातार कंपनी ने पॉजिटिव रखने की कोशिश की है। और करेंट ईयर में भी कंपनी का जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव ही है, यानी 171.03 करोड़ कंपनी के हाथ में नेट कैश है। तो ये भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल हो जाता है। उसके बाद है कंपनी कितने दिन तक सरवाइव कर सकता है? क्या कंपनी 6 मंथ के ऊपर सरवाइव कर सकता है? अब उसके पास जो टोटल कैश है, देखिए कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल डेज है वो 123 डेज है, यानी कंपनी अगर चाहे तो 4 मंथ्स तक वो कोई भी प्रॉफिट ना करके भी अपना ऑपरेशन चला सकता है। तो ये एक कंपनी के लिए मॉडरेट सिग्नल होता है, आप कह सकते हैं अच्छा सिग्नल भी हो सकता है। अगर कोई कंपनी अच्छे तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, कंपनी लगातार ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, तो ये एक कंपनी के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल होता है। अगर कोई कंपनी वैल्यू कंपनी है जिसके अंदर कंपनी का उतना सेल ग्रो नहीं कर रहा है, अर्निंग ग्रो नहीं कर रहा है, तो उस टाइप के कंपनी के लिए एक नेगेटिव सिग्नल होता है। उसके बाद है डेट क्या डिक्रीज हो रहा है, तो इसके लिए हम लोगों को कंपनी के थोड़ा बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट में अगर हम लोग देखें कंपनी का कोई भी डेट नहीं है, लॉन्ग टर्म का और शॉर्ट टर्म का भी। उसके बाद है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। देखिए कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ज्यादा बढ़ जाना एक कंपनी के लिए बहुत ही नेगेटिव सिग्नल होता है, क्योंकि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में कंपनी को कैपिटल वहां पे इन्वेस्ट करना पड़ता है और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट होता है। तो लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट में अगर कंपनी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा तो कंपनी के सर्वाइवल में भी प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आप कोई भी कंपनी रिसर्च कर रहे हैं तो देखिए कंपनी के अंदर कैश कितना है और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्ट हो रहा है। इस कंपनी में बहुत सारे कैश पड़ा हुआ है और कंपनी का जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है उसमें भी कंपनी ने अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहा है, यानी पिछले साल जो था इस साल उसका डबल हो गया है। तो ये अगर देखा जाए तो डबल हो गया है परसेंटेज के हिसाब से। अगर कंपनी का हम लोग कैश देखें, यहाँ पे कैश और कैश इक्विवेलेंट है 664.22 करोड़, तो उसके मुकाबले ये वर्क इन प्रोग्रेस कुछ भी नहीं है। तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। मगर दूसरा जो भी कंपनी है जिसके अंदर कैश का प्रॉब्लम है, ये सिचुएशन उसके लिए एक नेगेटिव सिग्नल हो सकता है। उसके बाद है इन्वेंटोरी नॉट ग्रोइंग एज फास्ट एज रेवेन्यू।
यानी कि इन्वेंटरी क्या रेवेन्यू के हिसाब से बहुत ही जल्दी लगातार बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो इन्वेंटरीज है वो लगातार उतना नहीं बढ़ रहा है। कंपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है बेसिकली, तो इस टाइप के कंपनीज के अंदर ज्यादातर इन्वेंटरीज नहीं होता है और इसलिए इस टाइप के कंपनीज में इन्वेंटरीज ज्यादा मायने नहीं रखता है। मगर जो कंपनी के अंदर बहुत सारा लॉन्ग टर्म का जो इन्वेंटरी है, प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, उसके अगेंस्ट में पेमेंट नहीं आया है, उस टाइप के कंपनीज में ये एक प्रॉब्लमेटिक है। उसके बाद है रिसीवेबल नॉट ग्रोइंग एज फास्ट एज रेवेन्यू, यानी रिसीवेबल उतना ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए जितना ज्यादा कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कंपनी ने 5 साल में ऑन एन एवरेज अपना रिसीवेबल वो मॉडरेटली बढ़ाया है या मैनेजेबल रखा है। कंपनी जितना फास्ट अपना रेवेन्यू ग्रो कर रहा है उसके हिसाब से कंपनी के अंदर उतना रिसीवेबल नहीं बढ़ रहा है। आप कह सकते हैं सिमिलर टाइप का ग्रोथ दिखा रहा है रिसीवेबल, तो ये भी एक कंपनी के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। उसके बाद है इस कंपनी इज द बेस्ट ऑप्शन टू बेट ऑन राइट नाउ और हैज सम स्ट्रॉन्ग कंपटीटर विद फंडामेंटल। इसका मतलब है क्या कंपनी का कोई भी और कॉम्पिटिटर है जिसका फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, या ये कंपनी का बेस्ट ऑप्शन है इस टाइप के कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको 2 टाइप से आंसर देने की कोशिश करूंगा। देखिए कंपनी का जो ऑटोमोटिव सेक्टर है वहां पे कंपनी का एक अच्छा खासा कंपिटिटिव एडवांटेज है। तो यूनिक चीज देखा जाए तो कंपनी के पास यही एक पॉजिटिव दिख है, या आप कह सकते हैं कंपनी अपना जो पेरेंट कंपनी है उसके पास से भी प्रोजेक्ट ले सकता है। तो कंपनी के अंदर फ्यूचर में आने वाले प्रोजेक्ट का जो पॉसिबिलिटीज है वो बहुत ही अच्छा है। इसके हिसाब से मैं इस कंपनी के अंदर बेट लेने की कोशिश करूंगा। और अगर हम लोग देखें फंडामेंटल के बेसिस पे तो बहुत सारे इसी सेम सेक्टर में बहुत सारे अच्छे फंडामेंटल वाले कंपनीज भी है जो कि इसका कंपटीटर है, जैसे कि है बिरला सॉफ्ट, क्लाइंट और भी बहुत बड़े बड़े कंपनीज है जैसे कि L&T इन्फोटेक है, ACL टेक्नोलॉजीज है, विप्रो, ये सारे बड़े बड़े कंपनीज है और बहुत मिड कैप कंपनीज भी इसका कंपटीटर है। मगर ये जो कंपनी है ये ऑटोमोटिव सेक्टर में अपना अच्छा खासा ग्रोथ फ्यूचर में दिखा सकता है। तो इसकी वजह से मैं इसके ऊपर बेट लूंगा या नहीं ये अगले वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। इसके बाद है सेक्टर परफॉर्मेंस और फ्यूचर इकोनॉमिक आउटलुक क्या अच्छा है। देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक बात समझने की कोशिश करना चाहिए। जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था तो उसके बाद कोई भी क्राइसिस के बाद एक अच्छा बुल मार्केट क्रिएट होता है। आप किसी भी क्राइसिस को देख लीजिए हिस्ट्री का, उसके बाद एक बुल मार्केट क्रिएट होता ही है, क्योंकि उस टाइम पे जो फेड का पॉलिसी है वो नॉर्मल होता है। फेड का पॉलिसी बोले तो हमारे इंडियन RBI का जो पॉलिसी है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी नॉमिनल रहता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी को बूस्ट मिलने में एक हेल्प होता है। तो जब भी कोई क्राइसिस आता है उसके बाद गवर्नमेंट कोशिश करता है ज्यादातर मार्केट को बूस्ट किया जाए, बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट देके, बहुत सारे इनिशिएटिव्स देके। तो अगर उस सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए 2008 के बाद जो फाइनेंशियल यानी बैंकिंग सेक्टर है और रियल एस्टेट सेक्टर है वो अपना मार्केट लीडर था। मगर अभी जो 2020 में क्राइसिस आया था ये था हेल्थ क्राइसिस। तो इसके बाद हम लोग बहुत ज्यादा और बहुत फास्ट तरीके से डिजिटल इकोनॉमी में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस टाइम पे अगर हम लोग देखें तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो 2 या 3 है। एक तो है आपका मेडिकल सेक्टर, दूसरा है आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर, थर्ड है आपका डेली यूसेज यानी डेली रेगुलर जो आप यूज करते हैं FMCG सेक्टर। ये 3 सेक्टर अभी मोस्ट इंपोर्टेंटली काम कर रहा है और आने वाले कुछ टाइम तक यानी 2-3 सालों में यही सेक्टर मार्केट लीडर हो सकता है। तो मैं आप लोगों को बता दिया हर एक क्राइसिस अलग होता है, उसके बाद जो मार्केट लीडर कौन सा सेक्टर होगा वो भी उस क्राइसिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो पिछले 2008 के क्राइसिस के बाद मार्केट लीडर था बैंकिंग सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर। मगर इस टाइम में जो 2-3 सेक्टर अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है वो है आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर और FMCG सेक्टर। तो अगर इकोनॉमिक आउटलुक यहाँ पे देखा जाए तो इकोनॉमिक आउटलुक स्ट्रॉन्ग है आने वाले टाइम पे इस कंपनी के लिए। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में कंपनी का जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी फाइनेंशियल टर्म आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो या कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आया हो तो आप नीचे कॉमेंट में जरूर लिखिए। इस वीडियो के बाद मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा, ये प्रॉमिस किया था। तो क्वेश्चन ये है, इस कंपनी के मैनेजमेंट ने 2020 के मार्च में जब टोटल ग्लोबल सेक्टर गिर गया था यानी सब जो कंपनी है वो लगातार गिर रहा था, उसके बाद कंपनी के मैनेजमेंट ने कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ाने के लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल किया था जो आपको कंपनी के करंट ईयर के एनुअल रिपोर्ट के अंदर जो मैनेजमेंट डिस्कशन है उसके अंदर ही आपको मिलेगा।
तो वहां से आप फाइंड आउट करिए कंपनी का मैनेजमेंट कौन सा ट्रिक इस्तेमाल करके कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, और आप नीचे कमेंट में उसका आंसर भी लिख सकते हैं। और अगर आपको आंसर नहीं मिलता है, नेक्स्ट वीडियो यानी टेक्निकल एंड ग्लोबल एनालिसिस के वीडियो के आखिर में मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दे दूंगा इस कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को ओपन करके। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नया है, फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे कंपनी का फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाए, या किसी भी ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे कंपनी का फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाए, तो उस सारे वीडियोस का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।